अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गज़ाला फ्रॉम अतीक स्पिरिचुअल एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है पेडागोजी का, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे और डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज़ पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है और एजुकेशन और साइकोलॉजी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो एजुकेशन और साइकोलॉजी आपस में जो है ये कनेक्टेड है, क्योंकि टीचिंग तभी इफ़ेक्टिव होती है जब एक टीचर अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को कि कैसे एक स्टूडेंट थिंक कर रहा है, स्टूडेंट के थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, कैसे स्टूडेंट बिहेव कर रहा है, डेवलप कैसे कर रहा है वो, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है हमें साइंटिफिक नॉलेज लर्नर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, और ये चीज़ हमें हेल्प करती है टीचर्स को कि कैसे हमने टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद इम्प्रूव करना है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें एक साइंटिफिक नॉलेज देती है लर्नर के बिहेवियर के बारे में, इन सब चीज़ों के जो है कॉन्टेक्स्ट में, बिहेवियर, डेवलपमेंट और लर्निंग और थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मज़ीद इफेक्टिव बनाते हैं। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में ह्यूमन के। इट इज़ सॉरी इट स्टडीज़ हाउ पीपल थिंक। ये साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं, किस तरह चीज़ों को लर्न करते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इंसान को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने में। किसी बंदे की किसी के जो है इंटेलिजेंस आपने अंडरस्टैंड करनी है, उसके इमोशंस अंडरस्टैंड करने हैं, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है आपने, तो ये साइकोलॉजी इसमें जो है वो आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है। उस बंदे की क्या मोटिवेशंस हैं, ठीक है, और उसका बिहेवियर जो है वो क्या कैसा है, और जो है वो बिहेवियर वो क्यों है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसमें स्टडी किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ये सारा जो बिहेवियर हमने बात की ना, इमोशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, लर्निंग, मोटिवेशन, बिहेवियर, इन सब चीज़ों के बारे में ही स्टडी की जाती है इसमें भी, लेकिन एजुकेशनल सेटिंग्स में, ठीक है। यानी पढ़ने वाली सेटिंग्स के अंदर, एजुकेशनल सिचुएशन और सेटिंग्स के अंदर, यानी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस चीज़ को जब पढ़ते हैं ना, जब साइकोलॉजी को, तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। इसमें टीचिंग, लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और असेसमेंट, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने में, लर्नर को, ठीक है, यानी जो स्टूडेंट है उनको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है टीचर को। और सूटेबल टीचिंग मेथड, जब आप अपने स्टूडेंट्स को समझेंगे तो उनके मुताबिक जो है वो टीचिंग मेथड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि क्लासरूम के में जो बिहेवियर है उसको किस तरह से मैनेज करना है, इसमें मदद देती है। बच्चों को मोटिवेट करने में मदद देती है, क्योंकि लर्निंग और जो लर्निंग के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है वो डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट होती है, तो बच्चों को मोटिवेट करने में मदद करती है इसको, और आइडेंटिफाई करने में मदद करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। जैसे हमने पढ़ा है कि सब जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनके डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे, तो वो मदद करती है उसको समझने में, ठीक है। और लर्निंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं बच्चों की, उनको सॉल्व करने में ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। ये लर्नर सेंटर्ड टीचिंग को भी प्रमोट करती है, इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन, जो हम रट्टा लगा के मेमोराइज़ करके पढ़ते हैं, इसके बजाय ये लर्नर सेंटर्ड टीचिंग जो होती है ना, जिससे हम स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग कहते हैं, ठीक है, उसको प्रमोट करती है ये, क्योंकि ये सारी लर्नर के अराउंड घूम रही है। हम साइकोलॉजी यहाँ पे लर्नर की पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरीज़ ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम जो है कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बिहेवियरिज्म भी आ जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ी थी, BF स्किनर की थ्योरी है ये, ठीक है, और जॉन वाटसन ने भी इस पे काम किया है।
तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्योंकि ये आता है तो इसको फिर हमने दोबारा पढ़ना है। बिहेवियरिज्म फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग तभी होती है जब एक स्टिमुलस मिले, ठीक है, उसके जो है वो रिजल्ट में एक रिस्पॉन्स आता है। स्टिमुलस कहते हैं फॉर एग्जांपल किसी को भूख लग रही है तो वो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, रिस्पॉन्स रिएक्शन में उसने खाना खा लिया, ठीक है। किसी को जो है किसी ने हॉट सरफेस पे टच कर लिया किसी चीज़ को और वो रिस्पॉन्स वो स्टिमुलस था, ठीक है, और रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, जल्दी से अपना हाथ हटा लिया, तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। बिहेवियरिज्म शेप होता है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। रीइंफोर्समेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें रिवार्ड और पनिशमेंट आ जाती है कि कोई भी जो है वो अनवांटेड बिहेवियर है उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसको पनिशमेंट के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। जबकि कोई बिहेवियर ऐसा है जैसे हम चाहते हैं कि वो दोबारा भी हो, ठीक है, तो बच्चे को अच्छे बिहेवियर पे, अच्छी परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड वगैरह दिया जाता है ताकि वो दोबारा किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें मोर, इसके लिए क्या होता है कि उसको प्रेज़ किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट मोर व्हेन प्रेज्ड बाय द टीचर। स्टूडेंट पार्टिसिपेट ज़्यादा करता है जब उसको टीचर के थ्रू उसको क्या किया जाए, तारीफ़ की जाए उसकी, ठीक है। तो जब इनकरेज किया जाता है तो अच्छे बिहेवियर में मज़ीद इजाफा हो जाता है। क्लासरूम डिसिप्लिन में रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स और जो है वो बिहेवियर कंट्रोल के अंदर ये सारा कुछ ये बिहेवियरिज्म में आ जाता है, ठीक है। बिहेवियरिज्म के थ्रू ही हम इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी कॉग्निटिविज़म। जीन पियाजे की थ्योरी है, पहले भी पढ़ी है हमने, ठीक है, जीन पियाजे के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो कॉग्निटिविज़म फोकस करता है मेंटल प्रोसेसेस पे सच एज थिंकिंग, मेमोरी। कॉग्निटिविज़म आपको पता है कि ये दिमाग से रिलेटेड है, तो इसमें थिंकिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। तो इस पियाजे के थ्रू अकॉर्डिंग चिल्ड्रन लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है। पियाजे के हमने स्टेजेस भी पढ़े थे, याद होगा आपको। तो एक्टिवली वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को, ठीक है। इसकी जो हमने सारे स्टेजेस पढ़े थे कैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस के मुताबिक, हर डेवलपमेंट स्टेज के मुताबिक बच्चा किस चीज़ों के थ्रू पढ़ रहा होता है और उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होती है, ठीक है। टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर एज, इससे हमें क्या पता चलता है कॉग्निटिविज़म से कि हमने लर्नर की एज के मुताबिक उसको पढ़ाना है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से होती है, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ वगैरह की जो हमें मेथड्स मिलते हैं वो इससे मिलते हैं, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट टीचिंग वगैरह भी हमें यहीं से पता चलती है। उसके बाद आती है आपकी थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज़म, लेव वागोट्स्की की थ्योरी और जेरोम ब्रूनर ने भी यहाँ पे काम किया है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले, फिर से पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म ये बोलती है कि लर्नर एक्टिवली बिल्ड करते हैं अपने नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू और इंटरेक्शन के थ्रू सोशली, ठीक है। लर्निंग बिकम इफ़ेक्टिव, तब ये इफ़ेक्टिव होती है लर्निंग जब डिस्कशंस वगैरह हों, ठीक है, और ग्रुप वर्क किया जाए, सोशल इंटरेक्शन हो और जो कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग हो। तो क्या होता है, एक लर्नर अपनी अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, ठीक है, इंटरेक्शंस के थ्रू। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही हो तो इससे क्या होता है और अच्छे से लर्नर अपनी, जो स्टूडेंट होता है वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। ZPT के बारे में ये बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पहले भी बताया था मैंने कि जब एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को जो है वो हेल्प की जाती है, उसको जो है पीयर्स के थ्रू, उसके जो पेरेंट्स हैं उसके थ्रू, टीचर के थ्रू, और जो मतलब सोशल इंटरेक्शन करके और जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करके और कोऑपरेट करके जो लर्निंग होती है ना, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है, कि मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती है एक लर्नर की ना। स्केप फोल्डिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था। स्केप फोल्डिंग कहते हैं कि टेम्पररी सपोर्ट देना बच्चे को तब तक जब तक वो किसी चीज़ में जो है वो खुद से इस काबिल ना हो जाए तब कि खुद कर ले। पेंसिल पकड़ के उसको लिखना सिखाना, ये भी स्केप फोल्डिंग में आ जाता है। एक नई स्किल बच्चे को सिखानी है आपने, वो उसको शुरू में नहीं आ रही तो टेम्परेरी सपोर्ट आप उसको दोगे, हिंट के सूरत में, उसको जो है वो खुद करके दिखाने की सूरत में, उसको हेल्प आउट करने की सूरत में, उसको क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग कहते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट को, ठीक है। जब वो खुद काबिल हो जाएगा तो उस टेम्परेरी सपोर्ट को आप रिमूव कर दोगे। ह्यूमनिज़म, इसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। ये अब्राहम मैस्लो ने, इन्होंने इस पे काम किया था, और कार्ल रोजर्स ने, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी फोकस करती है पर्सनल ग्रोथ पे, ठीक है, इंसान की पर्सनल ग्रोथ पे, उसके इमोशंस पे और उसकी सेल्फ डेवलपमेंट पे ये ह्यूमनिज़म थ्योरी
फोकस करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लर्न करते हैं बेटर जब उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। और उनकी इमोशनल नीड्स जो होती हैं ना, इंसान की ज़ाहिर है एक बेसिक नीड्स जो होती हैं, जैसे खाना, पानी, शेल्टर, ये सब हो गया। उसके अलावा उसकी इमोशनल नीड्स भी तो होते हैं ना, ठीक है। उसको जो है वो अफेक्शन मिले, उसको जो है रिकग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, ये सारी इसकी इमोशनल नीड्स होती हैं, ये भी अफेक्ट करती हैं लर्निंग को, ठीक है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट हो, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए। क्यों? क्योंकि उसको इमोशनल नीड्स भी तो जो हैं वो दरकार है ना बच्चे को, ज़ाहिर है उसमें रिस्पेक्ट वगैरह भी आ जाती है, अफेक्शन आ जाती है, ठीक है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वगैरह इस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में आ जाता है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी यहाँ पे, ठीक है, इस थ्योरी की, कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे भी बच्चों के काम किया जाए, स्टूडेंट मोटिवेशन पे भी काम किया जाए बच्चों के, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की मोटिवेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। इस थ्योरी से हमें इन चीज़ों की का जो है वो पता चलता है। सोशल लर्निंग थ्योरी आती है फिर एल्बर्ट बंदूरा, इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं हम। बंदूरा ये बिलीव करते हैं कि लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेशन के और इमिटेशन के थ्रू भी होती है, यानी आप डायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हों लर्निंग प्रोसेस में, एक लर्नर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना हो, तब भी वो देख कर भी सीखता है, और वो जो देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको इमिटेट करता है, यानी इसको कॉपी करता है। स्टूडेंट लर्न बाय ऑब्जर्विंग, कैसे लर्न करते हैं? ऑब्जर्व करके अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने पीयर्स को, अपने सोशल मीडिया जो उसके अराउंड जो है उसका इन्वायरमेंट सारा, और जो सोशल मीडिया का जो उसको एक्सपोजर है, उसके थ्रू भी वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर उसे इमिटेट करता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजी हमें बताती है, ये स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जनरली, ठीक है। जनरली जो हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं उसे साइकोलॉजी कहते हैं, और उसी बिहेवियर को जब हम एजुकेशनल सेटिंग के अंदर स्टडी करते हैं तो उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ये एक ब्रॉड डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एक उसकी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एक, ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ये सारे एस्पेक्ट्स पे, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है, जबकि ये सिर्फ टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस पे फोकस करती है, क्योंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो एजुकेशन के पर्पस पे ये फोकस करती है। इसमें मेंटल हेल्थ, इमोशन, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें क्लासरूम लर्निंग जो और जो मोटिवेशन होती है उसका जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है, फोकस किया जाता है। अब इसमें क्लासरूम लर्निंग और मोटिवेशन में ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, बच्चे की मेंटल हेल्थ, इमोशन, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ भी आ जाता है। पर्पस लेकिन क्या है? क्लासरूम लर्निंग और मोटिवेशन। इसमें जनरल एप्लीकेशन होती है, किसी भी इंसान पे अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये जो होता है ये डिसिप्लिन या किसी पे भी अप्लाई होता है। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो टीचिंग स्पेसिफिक होती है, ठीक है। यानी जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसकी इस्तेमाल सारा टीचिंग के अंदर ही होगा, ठीक है, टीचिंग स्पेसिफिक होगा। तो आज हमने ये पढ़ा, आपका क्या कहते हैं, साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, उसके डिफरेंसेस हमने पढ़े, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।